नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और संधि हम आज पढ़ने वाले हैं और संधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा और फालतू की बात करने से बेहतर है हम संधि की तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं संधि के बारे में। संधि आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है यह संधि NCERT के द्वारा जो लिखा गया है उसकी है, और उसमें जो जितना भी डेटा है वो सारा डेटा हमने आपको यहाँ पर रख दिया है आपके सामने, ताकि आपको इससे काफ़ी सहायता मिल सके। चलिए मैं इधर समझाता रहूँगा, इधर हम संधि के बारे में ही बात करेंगे। संधि व्याकरण के संदर्भ में संधि का मतलब होता है दोस्तों संहिता। क्या होता है? संहिता। संधि मतलब मैं कहता हूँ मित्रता। मित्रता किसकी? मित्रता होती बेटा दो वर्णों की। दो वर्णों की है ना। वो समान भी हो सकते हैं, वो समान भी हो सकते हैं, वो असमान भी हो सकते हैं। अर्थात समान और असमान का तात्पर्य क्या है कि वर्ण वर्ण जो हैं वो होते हैं स्वर या व्यंजन। स्वर या व्यंजन। बहुत ही फास्ट तरीके से हम यहाँ संधि पढ़ने वाले हैं। तो स्वर का मतलब हो गया स्वर में स्वर मिल जाए तो ये क्या हो गए? ये हो गए समान। और स्वर में अगर व्यंजन मिल जाए तो ये हो गए असमान। यानी कुछ नियम कायदे कानून और अपने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए जब आपसी व्यवधान रहित अगर ये विकार उत्पन्न कर लेते हैं, व्यवधान रहित क्या कर लेते हैं, ये परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसको संधि कहते हैं। यहां लिखा हुआ है दोस्तों, व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि वर्ण विकार। क्या होता है? वर्ण विकार। वर्ण विकार, ठीक है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रही सामीप्य अर्थात संगीता में जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। हमने यहाँ इतने शब्दों में समझाया कि संधि का मतलब होता है संहिता अर्थात मित्रता। अब संधि होती कितनी है? संधि होती कितनी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो संधि होती है भैया तीन। कितनी होती है? तीन। कितनी होती है? तीन। तीन मतलब एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी स्वर आते हैं। व्यंजन संधि को हल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी व्यंजन आते हैं। और विसर्ग संधि तो विसर्ग संधि होती ही है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि मतलब अच संधि। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। पहला दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घः। यदि ऋस्व या दीर्घ अ ई उ तथा रि स्वरों के पश्चात ऋस्व या दीर्घ आ ई उ रि स्वर आए तो दोनों को मिलाकर के आ ई उ तथा रि हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधी सीधी दीर्घ संधि की, है ना। समय की कमी है। दीर्घ संधि को हम पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि कुछ भी नहीं कहती है। दीर्घ संधि ये कहती है कि अगर मेरे बाद में मेरे जैसा ही कोई वर्ण आ जाएगा जो मेरी तरह दिखता हो, मेरी तरह बोलता हो, मेरी तरह चलता हो, उसी के साथ मैं अपना संयोग करूं, अन्यथा मैं नहीं करूं। अर्थात हमारे पास स्वर कितने हैं? 5 है जो दीर्घ हो सकते हैं। अ ई उ री ली। अब ली के लिए एक ये कह दिया कि ली का दीर्घ दीर्घ रूप नहीं होता है। दीर्घ रूप नहीं होता है। दीर्घ रूप नहीं होता है तो बचे कितने? 4। यानी दीर्घ संधि में 4 ही वर्ण आते हैं, अ ई उ री। इसमें अ मिला दो, इसमें ई मिला दो, इसमें उ मिला दो, इसमें री मिला दो। अ और अ मिलके क्या बन जाता है? आ। ई और ई मिलके क्या बन जाता है? ई। उ और उ मिलके क्या बन जाता है? उ। री और री मिलके क्या बन जाता है? री। ठीक है दोस्तों। अब अ में आ मिला लो तो भी क्या बन जाएगा? आ। ई में ई मिला लो तो भी क्या बन जाएगा? ई। उ में उ मिला लो तो भी क्या बन जाएगा? उ। और री में री मिला लो तो भी क्या बन जाएगा? री। आ में आ मिला लो, ई में बड़ी ई मिला लो, उ में उ मिला लो, री में री मिला लो तो भी क्या बन जाएगा? आ ई उ और री। यानी कुल मिलाकर के अंततः इसका क्या हो जाना है? दीर्घ रूप हो जाना है। अब दीर्घ रूप की हम बात करने यहां पर जब बैठ ही गए हैं तो हम दीर्घ रूप को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अब यहां पर अंततः आ होना है, चाहे अ के बाद अ आ जाए,
तो भी आ बनेगा, आ के बाद आ जाए तो भी आ ही बनेगा। तो अब इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कहता है, देखिए, इसको हम खोल लेते हैं। ये हो गए आपके दीर्घ संधि के उदाहरण। ठीक है, ये हमने सारे उदाहरण खोल लिए हैं जो आपकी पूरी पुस्तक में दिए हुए हैं। पूरी किताब में जितने भी उदाहरण हैं ये हमारे पास उपलब्ध हैं और हमने इनको एक जगह एकत्रित कर लिया है। पूरी किताब के उदाहरण, कक्षा 10th के, कक्षा 10वीं के जितने भी उदाहरण हैं, हमने इन सबको एक जगह कर लिया है और इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे पूरी स्वर संधि पढ़ेंगे और पूरी स्वर संधि पढ़ने के बाद फिर हम व्यंजन संधि की ओर जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। ये आपने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। संधि कहते हैं संहिता को, संहिता मतलब मित्रता को, और संधि के भेद होते हैं 3। ओनली 3 टाइप्स ऑफ संधि। ये मैंने आपको दीर्घ संधि के कुछ नियम बता दिए। अब देखो, दैत्य प्लस अरि शब्द है, दैत्य, दैत्य प्लस अरि शब्द है, दैत्य प्लस अरि। अब हम शॉर्टकट में चलें तो यहाँ दैत्य में जो यह है, यह में क्या है, अ है, और अ में पीछे क्या है, अ है, तो शब्द बन जाएगा आ। और जब हम इसको दैत्य में मिलाएंगे, आ प्लस री, तो शब्द क्या बन जाएगा, दैत्यारी। ये शब्द आपके पास बन जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो शब्द है वो है च प्लस अपी। हमारे पास जो शब्द है वो है च प्लस अपी, च प्लस अपी बराबर चापी। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। ये आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, बेहतरीन यहाँ लिखने का प्रयास किया गया है। गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र। कपि प्लस ईश, कपीश। मही प्लस ईश, महीश। नदी प्लस ईश, नदीश। लक्ष्मी प्लस ईश्वर, लक्ष्मीश्वर। सुधन उक्ति, सूक्ति। भानु प्लस उदय, भानुदय। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपने नोट की होगी, एक चीज आपने यहाँ पर नोट की होगी कि इसमें यदि किसी शब्द में, समस्त शब्द में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा इत्यादि आ जाती है, इत्यादि आ जाती है, तो वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। तो देखो इसमें दैत्यारी में किसकी मात्रा है, आ की। चापी में आ की, विद्यार्थी में आ की, गिरिंद्र में बड़ी ई की, कपीश में बड़ी ई की, महीश में बड़ी ई की, लक्ष्मीश्वर में बड़ी ई की, सूक्ति और भानुदय में बड़े ऊ की, और पितृणम में री की मात्रा है। यानी किसी भी शब्द पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा इत्यादि अगर आपको देखने को मिलती है तो दोस्तों वहां पर जो है हमेशा दीर्घ संधि होती है। चलिए बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, दोनों के स्थान पर एक हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अब इस गुण संधि की ट्रिक क्या है? इस गुण संधि की ट्रिक है कि आपको जो भी शब्द देखने को मिलेगा उस पे ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई देगी। या तो ए की मात्रा दिखाई देगी या फिर ओ की मात्रा आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको इस पे इस तरीके से ध्यान देना है कि जहां पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई दे वहीं हमेशा कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। बात करेंगे केवल ट्रिक की, केवल ट्रिक पे हम चलेंगे। तो ट्रिक क्या कहती है? वो ट्रिक कहती है, देखो अब आपको यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे। इस लतेव में क्या है? इस लतेव में क्या है? ए की मात्रा। गंगेती में क्या है? ए की मात्रा। भाग्योदय में क्या है? ओ की मात्रा। भाग्योदय में क्या है?
ओ की मात्रा, सूर्योदय में ओ की मात्रा, नरोत्तम में ओ की मात्रा, हितोपदेश में ओ की मात्रा, महोत्सव, गंगोदकम, गंगोरमी, नवोड़ा, सब में क्या है? ओ की मात्रा है। और अगर बात करें री की मात्रा, तो जो लास्ट शब्द पे यदि आपको र चढ़ा हुआ दिखाई दे अंतिम शब्द पर, तो वहां पर भी गुण संधि होती है। तो हमेशा ध्यान रखो, गुण संधि के लिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अंतिम वर्ण पर, अंतिम वर्ण पर, अरे अंतिम वर्ण पर किसकी मात्रा? र की मात्रा। किसकी मात्रा? र की मात्रा होनी चाहिए। बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि वृद्धि रेचीय सूत्र है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे केवल पूछा जाएगा कि इसमें संधि कौन सी है, इसका विग्रह कीजिए। आज हम आपको ट्रिक से केवल ये बता रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो जैसे हमने बात की थी गुण संधि की, तो गुण संधि में एक मात्रा थी, इसमें क्या है? आई की मात्रा, अर्थात डबल मात्रा की बात करेंगे, या औ की मात्रा। किसकी बात करेंगे? औ की मात्रा की बात करेंगे। यदि किसी वर्ण पर आपको आई की मात्रा या औ की मात्रा दिखाई देती है, तो वहां पर प्यारे बच्चों निश्चित रूप से वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो जैसे अद्य प्लस एव बराबर अद्य हो गया, लता प्लस एव लतेव हो गया, तथा प्लस एव तथेव हो गया, सदा प्लस एव सदैव हो गया, देव धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य हो गया, आत्मा प्लस एकम आत्मेकम हो गया। यहां पर कुछ भी नहीं है, ज्यादा ध्यान देनी होगी। बाकी यदि किसी शब्द पर डबल मात्रा देखने को मिलती, चाहे वो आई की हो चाहे वो औ की हो, तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होगी ही होगी, यानी डबल मात्रा है ना, डबल दोगुनी। किसकी? एक तो आई की और एक औ की मात्रा जहां देखने को मिलती है, वहां पर हमेशा हमेशा 101% वृद्धि संधि मानी गई है। बात करते हैं यण संधि की, तो यण संधि में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी संधि है यण संधि। यण संधि में क्या करना है कि यदि आपको किसी शब्द के बीच में, यदि किसी शब्द वर्ण के बीच में, शब्द के बीच में आधा अक्षर दिखाई दे, आधा अक्षर दिखाई दे, और उसके ठीक बाद य व र ल दिखाई दे, तो वहां पर यण संधि होती ही होती है। जैसे इसमें अत्याचार की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अत्याचार, क्या? अत्याचार। यहां पर जो त है यह आधा वर्ण है, हमने कहा आधा वर्ण होना चाहिए, आधा वर्ण होना चाहिए, और पीछे यह वर्ण में से कोई भी शब्द होना, वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे यह है, तो हमने क्या कर दिया? अत्याचार। हमने क्या कर दिया दोस्तों? अत्याचार। तो इसमें यह है और यह के पहले आधा वर्ण होने के कारण यहां पर हो गई यण संधि। स्वागतम, स्वागतम की बात करते हैं, स्वागतम है श्रीमान, तो यहाँ पे वह है और यहाँ पर है आधा स, आधा स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ी यण संधि के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं मित्रों अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। अब ये अयादि संधि क्या कहती है? अयादि संधि ये कहती है कि यदि 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 ए आई ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए, तो ए को अय, आई को आय, ओ को औ और औ को आव आदेश कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे केवल एक ही शब्द कहूंगा, यदि आपको इसमें इस संधि को पढ़ना है, तो इसमें बहुत ही प्यारा आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, एक उदाहरण बताने जा रहा हूं कि यदि इसमें आपको आए, आए, आओ और आओ की अगर ध्वनि आती है, ध्वनि है ना, ट्यून अगर आ जाती है, तो उसको शब्द को पढ़ करके आप अयादि संधि के बारे में बात कर सकते हो। जैसे नए, न अय अये, नयनम, शयनम, नायक, भवनम, भानवे, आओ, पावक, नाविक और भावुक। इस प्रकार से आप इस अयादि संधि को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ट्रिक वाली क्लास में एक बार फिर से लगाऊंगा आपके लिए, लेकिन चूंकि अभी जो है यह केवल वो उन बच्चों के लिए है जो बार बार कह रहे थे कि सर वो संधि वाला टॉपिक एक बार फटाफट समझा दीजिए, तो वही समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। यदि किसी भी शब्द के बीच में आपको एस अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, एस अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, तो वहां पर क्या होता है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? वहां पर कुछ भी नहीं होता है। जहां पर अवग्रह चिन्ह दिखाई दे वहां पे
पूर्व रूप संधि मानी गई है। कौन संधि मानी गई है? पूर्व रूप संधि मानी गई है। बस ये ध्यान रखना, यदि बीच में ऐसा ये 5 लिखा हुआ है ना, 5, ये 5 कहीं भी दिखाई दे तो वहां पर पूर्व रूप संधि मानी गई है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ये आपके लिए अभ्यास कार्य है। आपके लिए मैंने अभ्यास कार्य की भी तैयार किया है। अगर आपने इस अभ्यास कार्य को कर लिया तो आप निश्चित रूप से पूरी की पूरी स्वर संधि को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप इन सब उदाहरणों को अवश्य करेंगे। तो ये उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये सभी उदाहरण आपकी पूरी पुस्तक में से लिए गए हैं और यह उदाहरण जो है आपके केवल और केवल स्वर संधि के हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली संधि व्यंजन संधि के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।